अगर कांग्रेस तेलंगाना में रिवाइव करती है तो क्या कांग्रेस इन जो गठबंधन बना है इंडिया वाला उसको लेकर चल पाएगी आगे? इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से फेल हो चुका है। उसका कारण ये है कि गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं उनमें त्याग की भावना नहीं है। वो जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी का है, चाहे वो लालू यादव जी का है, चाहे वो अखिलेश यादव का है, चाहे ममता बनर्जी का है, वो ये तो चाहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ केंद्र सरकार से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाए कि कल के दिन को उन्हीं का अस्तित्व खतरे में आ जाए। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये आप कुछ भी सर्वे करा लीजिए, बीजेपी अभी नंबर 1 में 8-10 साल बीजेपी में यहाँ उत्तर प्रदेश में रहेगी। नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो अखिलेश यादव जी विद्यमान है, भाई विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी सीटें लाए वो 2022 में। लेकिन वो 1 से लाख तक भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ पे अपने 25 एमएलए के संग चुन के आए, तो वो कैसे गठबंधन के साथ में रहेंगे? यही स्थिति ममता बनर्जी की है। वो ये नहीं चाहेंगी कि मेरी विधानसभा की सीटें कम हो जाएं और कांग्रेस की बढ़ जाएं। तो जब इतना ज़्यादा अंतर्विरोध है, इतना ज़्यादा विषमता है, तो कैसे ये गठबंधन चलेगा? त्याग की भावना कि हमें तो मोदी जी को हटाना ही हटाना है, चाहे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, वो भावना नहीं है ना, तो इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? इसके बारे में तो और 2 दिन बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में तो सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार अवश्यंभावी बन रही है। एमपी में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मेरे को ऐसा लगता है 70% चांसेस हैं बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, मुख्यमंत्री शायद बदल जाए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, और तेलंगाना में भी शायद केसीआर या कांग्रेस की फाइट है, वहाँ तो कोई बीजेपी है ही नहीं फील्ड में। 5वें राज्य के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। एक बात निश्चित है कि हर जगह बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर होने जा रही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में 18 सीटें थीं उससे निश्चित दुगनी सीटें आएंगी, एमपी में भी सीटें बढ़ सकती हैं, और राजस्थान में तो सरकार बन ही रही है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। क्या इन चुनावों का, इन नतीजों का असर 2024 में पड़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल इम्पार्शियल बात करूंगा। हाँ, केजरीवाल अभी तो पहले तो ईडी का समन पे जाके वहाँ पे हों, और मान लीजिए उन्होंने कोई गलत काम करा है तो कोई भी अलूफ नहीं है। वो क्या, और भी उनसे बड़े बड़े नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्यों नहीं हो? यदि भ्रष्टाचार किया है तो रूल ऑफ द लॉ है, तो डेमोक्रेसी है, तो जब रूल ऑफ लॉ है उसको प्रिवेल करना है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है अगर ईडी बुलाता तो जाना चाहिए केजरीवाल को? उन्होंने पिछली बार नादा की अपनी पॉलिटिकल इमेज धूमिल करी है, निश्चित उनको जाना चाहिए था। ये सब बहानेबाजी है, मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, उनका इलेक्शन में कोई स्टेक ही नहीं है। 5-7 सीटें में नहीं उनकी कहीं पे भी आ रही, और वो अकेले नेता तो नहीं है ना जो कि चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा उन पर और बैटरी, उनको भेज देते। ईडी के सामने उनको जाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ उसके बाद मजदूर निकाले गए, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तेजस में उड़ते रहे और ध्यान नहीं दिया, इतना लंबा हो गया। ये इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। इतने ज़्यादा युद्ध होते हैं इजराइल में, इस समय हमास की वॉर चल रही है, तो वहाँ क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चलेगा? इलेक्शन यदि होगा तो इलेक्शन कराएंगे वो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन में बीच में इलेक्शन हुए थे, क्यों हुए थे? लोग कहते थे मत ना करो इलेक्शन, लेकिन नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ऑन रहेगा ही रहेगा, कुछ भी हादसा हो। ये 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, तो क्या वो छोड़ के वहाँ क्या उम्मीद करते लोग बाकी मोदी जी सब कुछ छोड़ के वहाँ सुरंग के सामने बैठ जाते? हमारे साथ एक प्रोफेशनल व्यक्ति बैठे हैं और सियासी साइंटिस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे 2024 को लेकर के। इसके अलावा 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और कई अन्य मुद्दे होंगे जिस पे हम इनसे बात करेंगे। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं और क्या संभावनाएँ हैं किस पार्टी के लिए? इसके बारे में तो और 2 दिन बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में तो सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार अवश्यंभावी बन रही है। एमपी में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मेरे को ऐसा लगता है 70% चांसेस हैं बीजेपी की सरकार
रिपीट होगी, मुख्यमंत्री शायद बदल जाए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, और तेलंगाना में भी शायद केसीआर या कांग्रेस की फाइट है, वहाँ तो कोई बीजेपी है ही नहीं फील्ड में। पांचवें राज्य के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। एक बात निश्चित है कि हर जगह बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर होने जा रही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में 18 सीटें थीं उससे निश्चित दुगनी सीटें आएंगी, एमपी में भी सीटें बढ़ सकती हैं, और राजस्थान में तो सरकार बन ही रही है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। क्या इन चुनावों का, इन नतीजों का असर 2024 में पड़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल इम्पार्शियल बात करूंगा, हाँ, लेकिन इन चुनावों, अब हम 76 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, और लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। आप वोटर बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके चलता है किसको मुझे विधानसभा में वोट देना है, किसको मुझे लोकसभा में वोट देना है। इसकी बानगी 2018 में हमने देख ली है। एमपी में भी कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में भी बनी, छत्तीसगढ़ में भी बनी, लेकिन जब 4 महीने बाद जब 2024 के चुनाव हुए तो राजस्थान में, एमपी में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। एक भी सीट राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं पाई, जबकि बेस्ट एफर्ट कर रहा है, और अशोक गहलोत जी ने दावे करे थे कि हम 15 सीटें जीतेंगे, एक भी सीट नहीं जीत, उनका बेटा तक हार गया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की, मेरे को याद नहीं कितनी सीटें थी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो जब ऐसा हुआ 2018-19 में, बानगी हमारे सामने है, सैंपल एक हम पे है, तो अब यहाँ भी ये चाहे बीजेपी जीत जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो चुप्पी मार के बैठ जाए कि मैं निश्चित जीत ही जाऊंगे हम 2024 का चुनाव। ऐसा नहीं होता है, वोटर परिपक्व हो चुका है। मेरे हिसाब से 2023-24, ये जो 23 के चुनाव है, इनका 24 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई जीत जाएगा तो वो ये सोच के बैठ नहीं सकता कि मैं जीता हुआ हूँ 24 में, कोई हार जाएगा तो वो ये सोच के ना अपने मन को ख़राब करे कि भाई अब 24 में मेरे लिए कुछ नहीं है। संभावनाएं दोनों पार्टियों के लिए बराबर रहेगी। अगर कांग्रेस तेलंगाना में रिवाइव करती है तो क्या कांग्रेस इन जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसको लेकर चल पाएगी आगे? इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से फेल हो चुका है। उसका कारण ये है कि गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं उनमें त्याग की भावना नहीं है। वो जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी का है, चाहे वो लालू यादव जी का है, चाहे वो अखिलेश यादव का है, चाहे ममता बनर्जी का है, वो ये तो चाहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ केंद्र सरकार से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाए कि कल के दिन को उन्हीं का अस्तित्व खतरे में आ जाए। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये आप कुछ भी सर्वे करा लीजिए, बीजेपी अभी नंबर 1 में 8-10 साल बीजेपी में यहाँ उत्तर प्रदेश में रहेगी। नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो अखिलेश यादव जी विद्यमान है, भाई विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी सीटें लाए वो 2022 में। लेकिन वो 1 से लाख तक भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ पे अपने 25 एमएलए के संग चुन के आए, तो वो कैसे गठबंधन के साथ में रहेंगे? यही स्थिति ममता बनर्जी की है। वो ये नहीं चाहेंगी कि मेरी विधानसभा की सीटें कम हो जाएं और कांग्रेस की बढ़ जाएं। तो जब इतना ज़्यादा अंतर्विरोध है, इतना ज़्यादा विषमता है, तो कैसे ये गठबंधन चलेगा? त्याग की भावना की हमें तो मोदी जी को हटाना ही हटाना है, चाहे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, वो भावना नहीं है ना, तो इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ कैसे चलेगा? मेरे को तो असंभव लगता है। अरविंद केजरीवाल हैं, वो चाहते हैं मोदी जी हट जाए, लेकिन मेरा शासन रहे, कांग्रेस ना यहाँ पे 10 एमएलए लेके आ जाए दिल्ली में। तो जब इतने पैराडॉक्सेस हैं तो गठबंधन का चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। केजरीवाल की बात आपने की, तो क्या केजरीवाल का नंबर है अगला, गिरफ्तारी हो सकती है उनकी? केजरीवाल अभी तो पहले तो ईडी का समन पे जाके वहाँ पे हों, और मान लीजिए उन्होंने कोई गलत काम करा है तो कोई भी अलूफ नहीं है। वो क्या, और भी उनसे बड़े बड़े नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्यों नहीं हो? यदि भ्रष्टाचार किया है तो रूल ऑफ द लॉ है, तो डेमोक्रेसी है, तो जब रूल ऑफ लॉ है उसको प्रिवेल करना है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है, मैंने अगर ईडी बुलाता तो जाना चाहिए केजरीवाल को? उन्होंने पिछली बार नादा की अपनी पॉलिटिकल इमेज धूमिल करी है, निश्चित उनको जाना चाहिए था। ये सब बहानेबाजी है, मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, उनका इलेक्शन में कोई स्टेक ही नहीं है, 5-7 सीटें में नहीं उनकी कहीं पे भी आ रही।
और वो अकेले नेता तो नहीं है ना जो कि चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा उन पर और बैटरी, उनको भेज देते। ईडी के सामने उनको जाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ उसके बाद मजदूर निकाले गए, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तेजस में उड़ते रहे और ध्यान नहीं दिया, इतना लंबा हो गया। ये इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। इतने ज़्यादा युद्ध होते हैं इजराइल में इस समय, हमास की वॉर चल रही है, तो वहाँ क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चलेगा? इलेक्शन यदि होगा तो इलेक्शन कराएंगे वो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन में बीच में इलेक्शन हुए थे, क्यों हुए थे? लोग कहते थे मत ना कराओ इलेक्शन, लेकिन नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ऑन रहेगा ही रहेगा, कुछ भी हादसा हो। ये 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, तो क्या वो छोड़ के वहाँ क्या उम्मीद करते लोग बाकी मोदी जी सब कुछ छोड़ के वहाँ सुरंग के सामने बैठ जाते? इतनी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात है ये। उन्होंने अपने 2 बेस्ट लोगों को, एक जनरल वीके सिंह को और पुष्कर धामी जी को ये काम दिया कि भाई किसी भी तरीके से कितना ही पैसा खर्च हो, कहीं से भी टेक्नीशियन बुलाओ, 24 घंटे की ड्यूटी दो और यहाँ पे आप मजदूर को निकालो। यानी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो कहना कि किसकी गलती थी, ये सब बातों के लिए जांच बिठा लीजिए, आप जांच की मांग करिए जी किसकी गलती थी। लेकिन ये कहना कि मोदी जी घूमते रहे तो वो क्या करते, क्या सुरंग के सामने बैठ जाते? मैं एक बात पूछता हूँ, यदि पार्लियामेंट का सेशन होता, इस समय चल रहा होता और ये हादसा होता, तो क्या सेशन बंद कर देते? जवाब दीजिए मुझे इस बात का। बिल्कुल भी नहीं करते। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो तो चलता ही रहेगा। ये तो बहुत, मैं नहीं कह रहा छोटा हादसा था, लेकिन इतना बड़ा देश 140 करोड़ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर रही है सरकार पिछले 9 साल से, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। तो ये थोड़ा बहुत तो गलती होती रहती है। अब मोदी को कांग्रेस या राहुल गांधी पनौती कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। मेरा ऐसा मानना है, राहुल गांधी के जो बहुत ज़्यादा जो उससे सिंपैथी रखने वाले लोग थे, वो भी इस बात से खफा हो गए होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, ये तो कोई कूपड़ भी नहीं करेगा ऐसी बातें। क्या राम मंदिर 370 ग्लोबल समिट जो हुआ है, इसका लाभ मिलेगा मोदी सरकार को? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में एक त्रासदी है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 370 का 2019 में ये 370 हटाई गई थी। एक ये सिंगल रीज़न है कि हम दोबारा बीजेपी को वोट दें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें, लेकिन लोगों की जो मेमोरी है वो शॉर्ट है, ज़्यादा इस पर बात नहीं होती। राम मंदिर का भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सब मिलके बीजेपी को जिताएं, वोट दें। लेकिन देखिए, और G20 और जो ग्लोबल इमेज इस समय बनी है हमारी सारे वर्ल्ड में, ये ज़रूर मैं कहता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है, और इससे युवा वोटर बीजेपी के संग काफ़ी जुड़ेगा।